एफएम गोल्ड पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा और आज किसान की बात कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूं 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी एफएम गोल्ड पर। और मेरे साथ है मेरे साथी, मैं आपका दोस्त अश्वनी। और किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और रोजाना की तरह आज भी हमारा एक बहुत ही खास विषय है, तो उस विषय से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप लिख लीजिए, हम आपको विषय बता देते हैं। आज का हमारा विषय है खरीफ कालीन तिलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। और समसामयिक कार्य ही नहीं, तिलहनी फसलों से संबंधित जितनी भी आपकी परेशानियां हैं या ऐसी जानकारी जो आप लेना चाहते हैं, उन सभी का जवाब आप हमें माफ़ कीजिए, उन सभी सवालों का जवाब आप तक हम पहुंचाएंगे। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जी हमारी एक्सपर्ट हैं। और आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। और डॉक्टर साहिबा, हम आज बात करने वाले हैं तिलहनी जो खरीफ की फसलें होती हैं, जिसमें मूंगफली इस समय हम ज्यादा देख सकते हैं कि उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उत्पादन क्षमता जो बढ़ाती है तिलहनी फसलें, हमारे किसान भाई बहनों के जो खेतों की उत्पादन क्षमता तो है ही, साथ ही हम इस बात पर भी जोर देंगे कि इन तिलहनी फसलों का हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कितना बड़ा योगदान है, कितना इस्तेमाल किस स्तर तक होता है। हम ये सारी बातें आपसे आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बस यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो हमें सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और नोट कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 7011108647। नंबर फिर से दोहराती हूँ, 7011108647। और अगर व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमें सीधे कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01123421081। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है। दिल्ली से बाहर के श्रोता एसटीडी कोड जरूर लगाएं। इसके अलावा आप हमें साधारण मैसेज भी भेज सकते हैं। मैसेज का वही पुराना तरीका, टाइप करें GOLD गोल्ड, अपना सवाल पूछें, अपना नाम, जगह का नाम, और उसे भेज दें हमें 53010 पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विनी। और इससे पहले कि हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, और हम कपिला जी से पूछना चाहेंगे कि खरीफ की फसलों में हम खास तौर पर जो उत्तर भारत है हमारा, कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ की तिलहनी फसलें जिनका उत्पादन इस समय चल रहा है, जो हमारे खेतों में खड़ी हुई हैं फसलें। सुषमा जी, अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो अनाजी फसलों के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो तिलहनी फसलों का ही होता है। और खरीफ ऋतु में अगर हम बात करें तो आपने जैसे जिक्र किया, मूंगफली, सोयाबीन और तिल,
ये 3 प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। इसके अलावा तो कुछ बहुत ही छोटे स्तर पे कहीं सूरजमुखी भी ली जाती है। तो सूरजमुखी जो है ज्यादातर ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र जितने भी हैं, पंजाब, हरियाणा, जो आपका यूपी का कुछ क्षेत्र है, उसमें हम स्प्रिंग में या मान लीजिए जब रबी की फसल कट जाती है और खरीफ की बुआई से पहले का जो समय है उस समय हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तीनों फसलें आपकी तिलहनी फसलें हैं। तिलहनी फसलों की मांग बहुत ज्यादा है और खाद्यान्न के संबंध में हम अभी तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन तिलहनों में अभी भी आयात पर निर्भर है। तो हमारे देश का एक बहुत मुद्रा जो विदेशी उसमें उसके रूप में जाता है। हम लोगों को करीब अभी भी 8 से 10 मिलियन टन जो एडिबल ऑयल या जो खाद्य तेल है वो आयात करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आजकल किसानों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि आमदनी की जहां बात करें, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके संदर्भ में बात करें, और सरकार का भी बहुत ज्यादा इसके प्रति प्रोत्साहन है, किसानों का रुझान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने जो आपके फसल चक्र हैं उसमें कोई ना कोई एक तिलहनी फसल अपना के तिलहन के क्षेत्र में हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तिलहनी फसलें जो होती हैं, आपने कहा कि तिल और मूंगफली ये दोनों ज्यादा हैं, तो इस समय हमारे खेतों में खड़ी हैं। बिल्कुल। तो फसलें तैयार हैं ऑलमोस्ट, और कितना समय हो गया है कि तिलहनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब समय है कि दोबारा से इसकी बुवाई या बिजाई की जाए। जो इसका सबसे उत्तम समय है बुआई का, वो मानसून के साथ हम कोरिलेट करते हैं कि जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है उसके बाद, तो जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई में जब शुरुआत में जब मानसून आ जाता है तो उस पानी को यूज करते हुए किसान भाई खरीफ की तिलहनी फसलें लेते हैं। तो अब जो ज्यादातर आप बात करें, मान लीजिए मूंगफली है 120 दिन की फसल है, सोयाबीन लगभग 120 दिन की फसल है, तिलहन लगभग 100 से 110 दिन की फसल है। तो अभी थोड़ा सा लेट है। हालांकि इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो बोलते हैं सह फसली रूप उसमें, तो किसी खड़ी फसल के बीच में अगर आप करना चाहें तो वो आपके पास एक विकल्प है। लेकिन ये ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए कि रबी की बुआई लेट ना हो। तो इस संदर्भ में आपको फसलों का चुनाव, कुछ क्षेत्रों में कम अवधि की किस्में हैं उनको आप चुनाव करके कर सकते हैं, लेकिन सही समय जो इसकी बुआई का है वो प्रथम सप्ताह जुलाई का है, वो ही है। जी, यानी हो चुका है। तो सह फसली अगर कोई किसान उगाना चाहता है तिलहनी फसलों के साथ, तो इस समय कोई विकल्प है क्या इस दौर में? तिलहनी फसलों के बीच में हम दलहनी फसलों का सह फसलीकरण करते हैं। हाँ। तो क्योंकि थोड़ी सी वाइड स्पेस्ड होती है तो आप मूंग और उर्द बीच में लगा सकते हैं। हाँ। सोयाबीन को आप मक्का के बीच में लगा सकते हैं। इस तरह के विकल्प रहते हैं। तो उसमें जैसे एक जो परिवार है उसकी दलहन तिलहन दोनों की मांग पूरी होती है, और दूसरा रिस्क कम होती है। मान लीजिए किसी कारण से एक आपकी मेन क्रॉप फेल होती है तो आप जो दूसरी है उस फसल से आप अपना जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर साहब एक सवाल है, ये श्रोता है हमारे हरदोई से अनुज यादव, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं और इसमें हम अपना भी एक सवाल जोड़ लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मूंगफली फसल इन्होंने बोई हुई है जी, तो उसमें पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या खास कर सकते हैं, और बाकी उन किसान भाइयों के लिए आप ये बताएं कि जो पोषक तत्वों की अगर कहीं फसल में कमी हो जाती है तो उसके लक्षण क्या है और फिर उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है? जी अश्विनी जी, देखिए पोषक तत्व जो है पौधे को अपने संपूर्ण बढ़वार और वृद्धि के लिए करीब 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज्यादा मात्रा में हो, ये सभी असेंशियल है, कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मृदा की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण करें। सॉइल हेल्थ कार्ड का आपने सुना होगा, जिसके अंदर सभी बहुत ही डिटेल तरीके से करीब 12 पैरामीटर्स के बारे में बताया जाता है और एडवाइस भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान मित्रों को वो सब करवाने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ ये रहता है कि बुआई के समय आप पोषक तत्वों का ध्यान रखें। तिलहनी फसल आप जो भी लेते हैं निश्चित रूप से उसका उद्देश्य होता है अधिक तेल की मात्रा। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो आपको बुआई के समय देना चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि किसान भाई बुआई के समय नहीं कर पाता, तो अभी मान लीजिए करीब फसल होगी 20-25 दिन के आसपास, तो कुछ कमी के पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं, उनको पहचान के आप स्टैंडिंग क्रॉप में भी, खड़ी फसल में भी आप उसका जो निवारण है वो कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व है उसकी बात करें तो आप देखेंगे कि नीचे की जो आपकी पत्तियां हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं, और ये असमय पीलापन है, ऐसा नहीं है कि फसल पक गई है और कटने वाली है। अगर फास्फोरस की बात करें तो आपको बैंगनी रंग नजर आएगा पत्तों में, और अगर पोटेशियम की बात करें तो आपको मुड़ी हुई पत्तियां, मोटी मांसल पत्तियां हो जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन के पोटेशियम की कमी के लक्षण है।
खड़ी फसल में नाइट्रोजन की कमी के लिए अभी आप सिंचाई के बाद में या मान लीजिए एक बारिश आ जाती है तो आप यूरिया की एक मात्रा टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से छिड़क सकते हैं, या फिर आप एक पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं जिसको हम फॉलियर स्प्रे कहते हैं। तो 2% DAP का घोल बनाकर अगर आप छिड़कते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी पूरी होती है। और एक म्यूरेट ऑफ पोटैश नाम का एक उर्वरक है, उसका भी यदि 2% घोल बना के छिड़के तो आपको पोटेशियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी उससे। जी डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि एक बार आप दवाई का नाम फिर से दोहरा दें, जो हमारे किसान भाई नहीं सुन पाए होंगे तो सुन लेंगे। ये उर्वरक है, नाइट्रोजन का हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। यूरिया पूर्णतः घुलनशील है, तो यदि अपन 1 हेक्टेयर की बात करें तो करीब 8 से 10 किलोग्राम यूरिया 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर अगर आप 1 हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो खड़ी फसल में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हो जाती है। जी डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने बात की कि पोषक तत्व जो हमारी खड़ी फसलों में जरूरी हैं और कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, लेकिन मॉनसून का सीजन चल रहा है हमारे उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान का कुछ एक हिस्सा हो या राजधानी दिल्ली के आसपास के जो एरिया, बारिश का जब मौसम होता है तो खड़ी फसलों में पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है। तो उससे क्या है कि जो तिलहनी फसलें हैं उनके सड़ने के, खराब होने के चांसेस ज्यादा, जल भराव हो जाएगा। तो वहां किस तरह से इस चीज का निवारण? देखिए सुषमा जी, शुरुआत से ही जैसे हम कहते हैं आप खेत का चुनाव कैसे करते हैं, उसमें आपको जो स्लोप या ढलान है उसका ध्यान रखना होगा। पानी जो है कहीं इकट्ठा ना होता हो खेत में, एक प्रॉपर निकास आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी तिलहनी फसल है जैसे ये नमी के कमी के प्रति संवेदनशील है उतनी ही जल भराव के लिए भी संवेदनशील है। तो जैसे आपने बताया कि गलन की बहुत समस्या आती है। अब मान लीजिए आजकल देखा होगा आपने कि नंबर ऑफ रेनी डेज कम होते हैं और एक ही दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो अक्सर ये देखा गया है। तो शुरुआत में आपको खेत के चुनाव के समय ढलान की बात ध्यान में रखनी है। जो लगातार जहाँ पे जल भराव होता ही रहता है वहां आप रिज प्लांटिंग जो हम कहते हैं, मेढ़ों पे आप बुआई कर सकते हैं, तो पानी जो है खड़ा नहीं रहता। और उसमें मेढ़ों पे बुआई के बाद अगर आप पानी भी लगाते हैं तो लगभग 30% पानी की बचत होती है। और अंततः जो आपके कृषि कार्य हैं, जैसे मान लीजिए आपको निराई करनी है, गुड़ाई है, कोई स्प्रे करना है, तो आप उसके बीच में चल भी सकते हैं। एक तो ये विकल्प है। दूसरा, जल भराव के प्रति संवेदनशील अगर कोई किस्म है तो वो आप ना लें। निकास का आप ध्यान रखें और इस प्रकार से आप एक समेकित प्रबंधन करेंगे तो जल भराव की समस्या खेत में नहीं होगी। बिल्कुल। और जल संचयन भी आप एक तरीका अपना सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी खेतों को संभाल रहे हैं या अपनी फसल को संभाल रहे हैं, जो बारिश का पानी है उसे आगे वाली फसलों के लिए आप उसे संजो के रख सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग जो हम कहते हैं, इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग है, जहां खेत में ही आप देखिए कोई भी आच्छादन है जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं, वो अगर आप भूमि में, जैसे मान लीजिए पहले फसल की जो पराली है या उसको अगर आप खेत में बिछा कर रखते हैं तो आपका पानी खड़ा नहीं रहता। जो वो है पानी, जैसे आपका आज भरा हुआ सुबह एकदम से जैसे उड़ता नहीं है, तो मॉइस्चर कंजर्वेशन भी रहता है। बिल्कुल, इस प्रकार के विकल्पों पे आपको जाना चाहिए। श्रोताओं, आप अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं किसान की बात से, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 7011108647। और अगर फोन करना चाहते हैं तो अभी भी हमारे फोन नंबर्स खुले हुए हैं, 23421081। तो ये है हमारा टेलीफोन नंबर। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सिंचाई की बात चल रही है, तो इन तिलहनी फसलों में क्या खरपतवार की समस्या भी आ जाती है? खरपतवार तो बहुत ही अनचाहे मेहमान है। हम जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं हमारी फसल को देते हैं और बीच में खरपतवार जो है ये इसको नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पानी है, मिट्टी है, पोषक तत्व हैं, सूर्य का प्रकाश है, उन सभी के लिए ये फसलों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार बारिश के मौसम में समस्या ज्यादा देखी गई है। अगर आप कोई खरपतवार नाशक भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद छिड़कते ही, जैसे मान लीजिए एक बारिश हुई तो फिर बहुत ज्यादा खरपतवार आते हैं। तो आपको जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप किसी जैविक विकल्प पे जाना चाहते हैं, आप रसायनों पर नहीं जाना चाहते, तो फसल में आच्छादन या फसल अवशेष जो है वो खेत में बिछा कर रखिए। आजकल आपने जीरो टिलेज या शून्य कृषण की बात सुनी होगी, उससे भी धीरे धीरे खरपतवारों की कमी होती है। एक तो ये करें, लेकिन कई बार क्योंकि खरीफ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो कई बार आपको रसायनों के ऊपर भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए कुछ बहुत ही सिलेक्टिव जो खरपतवार नाशक है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। पेंडिमिथलिन नाम का एक रसायन है जिसको हम प्री इमरजेंस कहते हैं, जो बुआई के लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप एक छिड़काव कर देते हैं तो शुरू के 15-20 दिन आपका खरपतवार नहीं होता। एक निराई गुड़ाई कर दीजिए 25 से 30 दिन के आसपास, तो मेरे ख्याल से खरपतवारों की समस्या ज्यादा खेत में नहीं रहेगी। जी, हमारे एक कॉलर हैं जिन्होंने फोन किया है और वो कहते हैं कि मैं सरसों की फसल उगाता था तिलहनी फसलों में, लेकिन अब जो है आगे से उगाई नहीं हो पा रही है, उसकी तो क्या कारण हो गया है, इनसे खुद जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, मनीष जी बोलिए।
कह रहा हूँ कि हम लोग बो देते हैं तिलहन और कुछ दिन बाद वो लाही लग जाती है और सरसों कुछ नहीं होता है। लाही लग जाती है सरसों? हाँ, पूरा वो कीड़ा खा जाता जी, है। मेरे ख्याल से ये माहू या चेपा जिसको बोलते हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। हाँ, जी जी, सरसों की फसल में लगती है। सरसों रबी की फसल है और खरीफ के बाद में, खरीफ की फसल नहीं है लेकिन उसको हम जैसे सितंबर के आखिरी सप्ताह से इसकी बुआई करना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर जो है करीब 20-25 अक्टूबर इसकी बुआई का सही समय है। अगर आप इसकी बुआई सही समय पे करेंगे तो फरवरी के आसपास चेपा आपका नहीं लगेगा। इसमें जो चेपा है वो एक चूषक मतलब कीट है जो इन्फ्लोरेसेंस या फूल से आपका रस चूसता है। आप सबसे पहले ये देखिए, सीधा इस रसायनों पे ना जाएं, आप अपने खेत में घूम कर देखें। अगर आपको लगता है कि 10 मतलब बॉर्डर्स पे ये जो है चेपा पहले ज्यादा आता है, आप उन पौधों को हटा दीजिए। ऊपर 10 सेंटीमीटर में अगर मान लीजिए 30 से ज्यादा कीट हैं, तब आपको किसी रसायन पर जाने की आवश्यकता है। तो एक बहुत ही सेफ कीटनाशक है जिसको हम इमिडाक्लोप्रिड कहते हैं। इमिडाक्लोप्रिड, इसकी मात्रा बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक होता है ये। इसकी आपको 1 मिलीलीटर मात्रा लेनी है, 3 लीटर पानी में घोलना है और 600 से 700 लीटर आपका पानी लगेगा प्रति हेक्टेयर की दर से। तो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी रसायन पे ना जाके उन पौधों को खेत से हटा दीजिए, उनको जला दीजिए। बॉर्डर्स पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो अंदर जो है ये चेपा जो है वो नहीं आएगा। जी, उम्मीद है समय पे बुआई करें, ये भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फरवरी में जब तापमान बढ़ने लगता है उस समय इस चेपे का प्रकोप जो है वो ज्यादा देखा गया है। जी, तो ये जो बात पूछ रहे थे रबी की फसल की बात कर रहे थे, ये सरसों की फसल की बात। उम्मीद करते हैं मनीष जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजों का नियंत्रण करते हैं, कीटनाशक नियंत्रक चीजें डालते हैं, दवाई छिड़कते हैं, लेकिन जो खरपतवार होता है जो फसल के साथ उगता है, ये फसल की जो बढ़वार होता है उसको हमेशा रोकता है, तो उसका नियंत्रण भी जरूरी है। जी, तो किस तरह से करें? तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको कई बार क्या होता है, किसान मित्र जो है वो खेतों में खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, लेकिन बॉर्डर्स पे, चैनल पे, पानी के जो आपके हैं तालाब हैं, वहां इतने ज्यादा खरपतवार होते हैं और एक खरपतवार में बहुत कैपेसिटी होती है सीड प्रोडक्शन की। तो हम एक अंग्रेजी में कहावत है कि 1 ईयर सीडिंग। अगर आपने खरपतवार को 1 वर्ष में पूरे बीज बनने दिए तो आपको 7 बार खरपतवार नियंत्रण करना पड़ेगा। आप अपने खेत को पूरी तरह से खरपतवारों से नियंत्रण रखिए, ना केवल खेत में, बाउंड्रीज पे, बॉर्डर्स पे, कच्चे रास्तों पे, पॉन्ड्स के कॉर्नर्स पे, सभी जगह ये है। दूसरा, आप जो अब अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें, उस समय खड़े खरपतवार ना हो। किसी न किसी प्री इमरजेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे पेंडिमिथिलिन की हम बात कर रहे थे, उसका एक प्रयोग करें। 1 या 2 निराई गुड़ाई अगर आप करवा देते हैं तो खरपतवार आपको नाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सोयाबीन में खास तौर पर बहुत ज्यादा देखा गया है, तो कभी हो सकता है कि आपको रसायनों पर जाना ही पड़े। तो एक इमेस्थापैर नाम का एक खरपतवार नाशक है, उसकी करीब 80 से 100 मिलीलीटर मात्रा आपको 600 से 700 लीटर पानी में घोल के अगर आप खड़ी फसल में 20 से 25 दिन पे या 30 दिन तक भी छिड़काव कर देते हैं तो खरपतवारों से आपको छुट्टी मिल सकती है। जी, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं और प्रश्नों को। और अगर दोस्त आप भी जुड़ना चाहते हैं, किसान भाई बहन आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7011108647। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिला, जो हमारे प्रश्नों का, आपके जो प्रश्न हैं जितने भी, उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है खरीफ में जो तिलहनी फसलें हैं उनमें समसामयिक कार्य क्या क्या हो सकते हैं। जी, और सुषमा, इसी विषय से जुड़ा एक सवाल हमें मिला है, ये शामिल कर लेते हैं हम। डॉक्टर कपिला, ये रेवाड़ी से हरदयाल सिंह हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनकी तिल की फसल है
तो कितने कितने अंतराल पर ये पानी दे सकते हैं अपनी फसल में? और इन्होंने ये भी बताया कि इनके यहाँ कम बारिश हुई है अभी। जी देखिए, हर फसल की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर जो खरीफ मौसम की फसलें हैं वो बारिश पर ही निर्भर होती हैं, लेकिन आपको हर फसल के लिए कुछ क्रांतिक अवस्थाओं की पहचान करनी चाहिए और देखना चाहिए उस समय किसी प्रकार की नमी की कमी ना हो। तिल की इन्होंने बात की, तो तिल में जैसे जब फूल आता है, तो फूल जब आता है उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे फूल से जब पॉड बनता है, जिसको हम बोलते हैं फली बनता है, और तीसरा जो है जब जिसमें फली में दाना भरता है, ये 3 क्रांतिक अवस्था यहाँ पहचाने। उस समय अगर फसल में नमी की कमी होगी तो 20 से 30% तक पूरे उत्पादन में कमी देखी गई है। तो इन क्रांतिक अवस्थाओं की पहचान करें। उस समय अगर नेचुरल तरीके से बारिश नहीं होती है तो आपको सिंचाई की सुविधा देनी पड़ेगी। ज्यादातर तिलहनी फसलों में जो आपका दाना भरने की अवस्था है वो सबसे क्रांतिक है, यानी अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिंचाई हो तो उस समय दीजिए। उम्मीद है हरदयाल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। और अब लोक संगीत की तरफ भी रुझान करते हैं, क्योंकि लोक संगीत किसान भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। तो सुधा श्रीवास्तव जो कलाकार हैं वो इस मौसम को देखते हुए बहुत ही प्यारा सा एक लोकगीत गा रहे हैं। आप सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम। मैं हूं सुषमा और मेरे साथ हैं एक्सपर्ट जो हमारे डॉक्टर कपिला।
तो डॉक्टर कपिला जी, हम बात कर रहे हैं तिलहनी फसलों की। जब सब कुछ हो गया, उनकी गुड़ाई से लेके सिंचाई से लेके खरपतवार नियंत्रण, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की बात आती है, तो किस तरह से उसकी कटाई करें और फिर उसका भंडारण किया? बिल्कुल, देखिए सही समय पर कटाई भी आवश्यक है। हम लोग मेच्योरिटी के टर्म्स में बात करें तो एक होता है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, उसके बाद में दाने में और जो है वो कोई चीजों की बढ़ोतरी नहीं होती जी, उस समय आपको काटना है। लेकिन अगर आप उस समय काट के भंडारण कर लेते हैं तो बहुत सारी कीट और फफूंद और इस तरह का, क्योंकि उस समय नमी बहुत ज्यादा रहती है। अगर हम इन तीनों ही फसलों की बात करें तो लगभग 110 से 120 दिन की ये फसलें हैं। 120 दिन की बात करें तो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में या मान लीजिए आप सेकेंड वीक तक इसकी जो है वो कटाई हो जाती है। कटाई के लक्षण आपको पहचानने हैं। 80% जो फलियां हैं वो भूरी होने लगे, आपको मेच्योरिटी के और दाना बजने लगता है, मेटेलिक साउंड आता है, वो हम बोलते हैं कटाई के सही लक्षण है। काटने के बाद कम से कम आप 7 दिन उसको खेत में छोड़ें और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कम जो नमी है वो 8 से 10% से ज्यादा ना रहे। उससे ज्यादा अगर रहती है तो अगर अपन मूंगफली की बात करें तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक फफूंद है, वो बन जाता है और उसके सेवन पशुओं, अगर मान लीजिए खलिया पशुओं को खिलाते हैं या अगर आप उस तेल का सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो नमी को 8 से 10% तक रखिए। भंडारण अगर आपको करना पड़े, क्योंकि सभी किसान भाई मार्केट में उचित मूल्य का इंतजार करते हैं, तो नमी की कमी ना हो, आप एक वेंटिलेटेड रूम में इसको स्टोर करके रखें। ज्यादातर तिलहनी फसलों में इतने जल्दी कीड़ा नहीं लगता, लेकिन नमी जो है वो रखने आप थोड़ा सा ऊंचा उठाकर रखिए, बोरियों को बिल्कुल जमीन पर ना रखें, कुछ एक रैक बनाकर रखें, इस प्रकार से। तो इन अगर आप सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके जो उसमें भंडारण के समय कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, भंडारण की बात होगी और लास्ट में हम बात करना चाहेंगे कि मूल्य संवर्धन की, लेकिन उससे पहले मौसम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी फसल के लिए। डॉक्टर कपिला शेखावत जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में और काफी अच्छी जानकारी दी, लेकिन जाते जाते बस इतना जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान चाहता है कि जो भी उसकी पैदावार है उसका डबल ट्रिपल उसका हमारा भी उद्देश्य है बिल्कुल इनकम किसान मित्रों की डबल करना, आमदनी बढ़ाना। तो मूल्य संवर्धन एक ऐसी चीज है जिससे कि उनकी 10 रुपए की चीज 20 रुपए में भी बिक सकती है। तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए सुषमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बल्कि बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है। हम ऐसे बात करते हैं कि किसान मित्र उगाते हैं, आड़तियों में कहीं कहीं ये फंस जाते हैं बीच में उस तरह से। तो आप जैसे आप एक एफपीओस का आजकल हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, उसमें बहुत सारे किसान मित्र बनाकर संगठित रूप से, जैसे मान लीजिए मूंगफली की ही हम बात करें, मूंगफली का जो यूज है ज्यादातर कन्फेक्शनरीज में होता है, तो आप इस तरह की एक छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें आप इसके मूल्य संवर्धन करके आप दे सकते हैं। दूसरा, जैसे हम बात करें कि हम खली की बात कर रहे थे, तो ऑयल एक्सपेलर अगर आप मान लीजिए, और बहुत सारे सरकार की तरफ से भी स्कीम्स हैं, अनुदान है, तो अगर आप आपस में ही मिलकर एक संगठित रूप से आप काम करें, जिसमें आप अपने खेत पे या अपने ग्रुप में, अपने गांव में आप एक ऑयल एक्सपेलर लगा सकते हैं, उससे जो खली मिलेगी वो पशुओं के लिए आप दे सकते हैं। मूल्य संवर्धन के लिए आप महिलाओं को आपस में ला सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक की भी और कई स्कीम्स हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। पूसा संस्थान में ही एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का एक डिवीजन है, जिसमें हर जो फसल है उसके कई सारे जो उत्पाद हैं, चाहे वो तिलहन फसल है, चाहे बाजरा है, रागी है, इन जो आजकल जो हम कहते हैं कि माइनर मिलेट्स, इन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इन सभी के जो संवर्धित उत्पाद वो बना के कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप धान गेहूं फसल चक्र के संदर्भ में अगर आप किसी तिलहनी फसल के फसल चक्र को अपनाएं, तो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है, या हम बोलते हैं जिसको लाभ लागत अनुपात, वो हमेशा तिलहनी और दलहनी फसलों में आम जो अनाजी फसलों है उसके कंपैरिजन में ज्यादा ही रहता है। जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने बयां किया और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं आज के सब्जेक्ट पे जितना भी डिस्कशन हुआ उससे लाभान्वित होंगे और मूल्य संवर्धन के लिए कोशिश करेंगे कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आए। तो डॉक्टर कपिला जी, आज आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और इसी के साथ किसान मित्रों, आज का हमारा किसान की बात कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।